एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और फिर तभी एक लड़की एक बीमार लड़के के पास टमाटो लेके आती है और फिर वो लड़का वो टमाटो लेके उसको थैंक्स बोलता है। और फिर हमें टोक्यो नाम के एक लड़का दिखाया जाता है जो कि मिमी हिमे नाम की लड़की के पास जाता है और उसको बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम क्लास के लिए लेट नहीं हो जाओगी। और फिर वो लड़की बोलती है क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी आज टेस्ट होने वाला है। और फिर वो लड़का बोलता है टेस्ट होने रहा है, ऐसा तो कुछ बताया नहीं। और फिर जैसे ही वो लोग क्लास में जाते हैं वहाँ पे एक्चुअल में एक टेस्ट हो जाता है, सरप्राइज टेस्ट। और वहाँ पे कोई भी एक फिजिकल टीचर नहीं होता, एक रोबोट टीचर होता है। इसका मतलब इनको बहुत ही हाई फैसिलिटी में रखा गया है ये सारे बच्चों को। और फिर वो जो रोबोट टीचर होता है वो सबको बताता है कि इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन है, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कोनो नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि ड्राइंग कर रहा था और उसके पास कुकू जाती है और वो पूछती है ये क्या है। और फिर कोना बताता है कि ये एक मछली है। तो कुकू उससे पूछती है कि इसके इतने सारे हाथ क्यों हैं। तो वो कोना नाम का लड़का बताता है कि बाकी मछलियों को पकड़ने के लिए इसलिए उसके इतने सारे हाथ हैं। और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वो टेस्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जो टोक्यो होता है उसका टैब में कुछ गड़बड़ी होता है और उसको एक 11th क्वेश्चन में दिखाई देता है जिसमें लिखा रहता है क्या तुम्हें बाहर के बाहर जाना है क्या। और फिर तभी सीन कट होता है और हमें दो बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि ब्रिज के ऊपर चल रहे थे और हमें दिखाया जाता है जो पूरा शहर है वो पूरा तबाह हुआ पड़ा है, मे बी ये पूरा वर्ल्ड ही तबाह हो गया हो। और फिर से हमें वो लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम मारू होता है और वो अपनी सिस्टर किरुको को बोल रहा होता है कि क्यों ना हम लोग ट्रेजर हंटिंग करें। तो वो बोलती है ठीक है। और फिर वो लोग एक घर में घुस जाते हैं जहाँ पे कि वो लोग कुछ खाने पीने का सामान या फिर कुछ सामान जो कि यूजेबल हो वो ढूंढने लगते हैं। और फिर उनको एक दो सामान मिलता है जैसे कि टूथब्रश और टॉयलेट पेपर। और फिर वो लोग सामान ढूंढते ढूंढते ऊपर आ जाते हैं और ऊपर के कमरे में वो लोग देखते हैं कि दो कपल जो कि भूख के कारण वहीं पे मर गए और उनकी लाश पूरी की पूरी सड़ गई और गल गई है और सिर्फ उनका कंकाल बचा हुआ है। और तभी थोड़ी देर बाद किरुको खाना बनाने लगती है और मारू उससे आगे पूछता है ये वीट कहाँ से मिले तुम्हें। और वो बताती है यहीं आसपास में कहीं उगे हुए थे तो मैंने सोचा इसमें डालूं ताकि थोड़ा ज़्यादा खाना हो जाए। और फिर जब खाना प्रिपेयर हो जाता है तो वो लोग खाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है क्योंकि वो जो वीट था वो एक कड़वा टेस्ट दे रहा था और पूरा खाना बर्बाद हो जाता है। और फिर वो लोग रात को खाली पेट ही सोने की कोशिश करते हैं और वहीं पे हमें दिखाया जाता है जो किरुको होती है वो कुछ फोटोज देख रही होती है। और फिर मारू बोलता है क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और बोलता है अरे तुम इधर क्या देख रहे हो, तुम सो जाओ ना चुपचाप। और फिर जो किरुको होती है वो बताती है ये जो आदमी है एक ओल्ड फ्रेंड है मेरा और उसके बगल में जो है वो एक डॉक्टर है और मैं ये दोनों को ढूंढ रही हूँ। और फिर तभी हमें घर का बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि एक क्रीचर उड़ रहा होता है और बिजली कड़क रही होती है। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि किरुको और मारू दोनों को दोनों रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें किस साइड जाना चाहिए और किस तरफ से जाना चाहिए। और फिर वो लोग जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में उनको कुछ लोग मिल जाते हैं और उनको घेर लेते हैं। और फिर उनमें से एक बंदा बोलता है अरे ये दो लेडीज कहाँ जा रही हैं। और वो अपना जो मारू होता है वो बोलता है मैं लड़का हूँ। और किरुको भी बोलती है मैं भी लड़का हूँ, अच्छा मजाक था, चलो क्यों ना मैं तुम्हें हेवन लेके चलूँ। और फिर किरुको बोलती है हमें एक पर्व्स का गैंग मिल गया है। और फिर वो अपने जेब से एक गन निकालती है। और फिर मारू बोलता है हमारे पास ज़्यादा बुलेट्स नहीं है, इनके ऊपर वेस्ट मत करो। और फिर मारू उन सबको बोलता है क्यों ना तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो। और फिर तभी वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं मगर एक आदमी बोलता है कि क्या पता वो नकली गन हो। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और अपनी जो किरुको होती है वो उस बगल में जाली के ऊपर खड़ी हो जाती है और अपना जो मारू होता है वो उन सबको मजा चखाने लगता है। और वहीं पे जो अपना मारू होता है वो काफ़ी अच्छी तरीके से फाइट कर रहा होता है जैसे कि वो बहुत सालों से फाइट करता हुआ आ रहा हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा उसको रॉड से मारने ही वाला होता है तो किरुको पोल के ऊपर अपना बुलेट यूज़ करती है और हमें दिखाया जाता है वो अपना बुलेट यूज़ करती है तो उसकी वजह से जो पोल है वो पूरा का पूरा गल जाता है और वो पोल उस आदमी के ऊपर सीधा गिरता है। और फिर किरुको नीचे उतर के बोलती है कोई तो बोल रहा था कि मुझे हेवन लेके चलेगा, अच्छा चलो मुझे एक्चुअल में हेवन जाना है तो मुझे लेके चलो। और फिर वो लोग बंदूक की नोक पे उसको लेके जाते हैं जो जहाँ पे भी उनका अड्डा रहता है। और वहाँ पे जाते ही जो किरुको होती है वो अपना गन चार्ज करने के लिए सोचती है क्योंकि वहाँ पे एक जनरेटर होता है। और फिर वो लोग उससे पूछते हैं कि तुमने कोई हेवन नाम का जगह देखा है जो पता हो, तुम्हें कुछ भी अच्छे से याद आ रहा हो तो प्लीज़ हमें बता दो। और फिर तभी उनमें से एक बंदा आता है बाहर से जिसने हेलमेट पहना रहता है और वो बताता है कि टमेटो हेवन नाम का एक जगह है जहाँ पे तुम जा
सकते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो एक बंदा उसको उनका जो बैटरी होता है वो वापस कर देता है क्योंकि वो चार्ज हो चुका होता है, और फिर वो बैटरी अपने बंदूक में लगा लेती है। और वहीं पर सब लोग शॉक हो जाते हैं कि ये बैटरी तब से चार्ज कर हो रहा था और खाली बंदूक से हमें डरा रही थी। और फिर वो लोग आगे रास्ते में बढ़ जाते हैं और वो लोग रास्ते में जाते जाते बात कर रहे होते हैं कि उसकी बंदूक में कितने शॉट्स बाकी हैं, और वो बोलती है मेरे बंदूक में 4 शॉट्स है। मगर जो यहाँ मारू होता है वो बोलते हैं 4 शॉट मत काउंट करो, एक शॉट कम कर दो क्योंकि ये कभी कभी काम नहीं भी करता है। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें फैसिलिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि टोक्यो मिनी हिमी से पूछ रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता आज एग्जाम होने वाला है, और वो बताती है मुझे बस ऐसा लगा कि हाँ आज एग्जाम होने वाला है। और फिर तभी वहाँ पे एक लड़का होता है जो कि सबको वॉलीबॉल खेलने के लिए बुला रहा होता है, बट सभी लोग मना कर देते हैं, उनको कुछ कुछ काम होता है ऐसे करके बाहर बना देते हैं। और फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है नहीं खेलना तो कोई बात नहीं मैं खुद खेलूंगा, और फिर वो बॉल को बाहर फेंकता है और वो बॉल पहुंचने से पहले ही वो बंदा पहुंच जाता है और कैच कर लेता है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है मिनी हिमे और टोक्यो बात कर रहे होते हैं कि उसने एग्जाम के वक्त आउटसाइड के बारे में बात किया था, और वो उससे पूछने लगते हैं तुम्हें क्या लगता है कि बाहर कैसा होता होगा। तो टोक्यो बताता है कि बाहर भी हरा होता होगा। तो मिनी हिमे बोलती है यहाँ का बात नहीं करे, इस वॉल के बाहर का कैसा सीन होता होगा। और फिर वो बोलता है मुझे नहीं लगता बाहर कुछ होगा। और फिर जो मिनी हिमे बोलती है कि मुझे लगता है कि बाहर कुछ तो है। और फिर वो बताती है कि मुझे हमेशा ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि बाहर से कोई 2 आदमी हमें बचाने के लिए आएंगे और एक बच्चा जो होगा वो भी एग्जैक्टली तुम्हारे जैसा दिखता होगा। और रात को जो टोक्यो होता है वो मिनी हिमे की बात सोच सोच के बाहर आ जाता है और सोचता है आउटसाइड 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 क्या होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे उस फैसिलिटी की डायरेक्टर आ चुकी होती है और वो उससे पूछी होती है तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी टोक्यो बताता है क्या इस फैसिलिटी के बाहर भी कोई दुनिया है क्या, आउटसाइड है। तो जो डायरेक्टर होती है वो थोड़ा हैरान हो जाती है और वो बोलती है तुम्हें किसने सिखाया। तो वो बताती है कि मुझको मिनी हिमे ने बताया कि इसके बाहर भी कोई दुनिया है। तो वो अपने मन में सोचती है, जो डायरेक्टर होती है वो अपने मन में सोचती है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा तेज हो रही है धीरे धीरे। हमें दूसरी तरफ मारू और कीरू को दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो लोग रास्ते पे जा रहे होते हैं और जाते जाते बात कर रहे होते हैं कि वो लोग कितने एज के हैं और क्या क्या है। और कीरू को बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा थक गई है, मेरे को यहीं पे सोने का मन कर रहा है। और फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है हम लोग कोई अच्छी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे आराम कर सके। और फिर वो लोग एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पे कि एक लेडी उनका वेलकम करती है और बोलती है हाँ बोलिए तुम्हारा क्या, तुमको क्या काम है। और फिर जो किरुको होती है वो उस लेडी को कुछ पैसे देती है वहाँ रहने के लिए और बैटरी देती है क्योंकि उस दुनिया में बैटरी की ज़्यादा कीमत है उस पैसों से। और फिर तभी जो किरुको होती है वो उसके दोस्त और डॉक्टर के बारे में पूछती है क्या वो लोग यहाँ पे आए थे। तो वो लेडी बताती नहीं मेरे को तो ऐसा कुछ याद नहीं कि ये लोग यहाँ पे आए थे। और फिर वो लोग कमरे में जाने लगते हैं। तभी जो किरुको होती है वो उस लेडी से पूछती है क्या आपने कोई हेवन नाम की जगह के बारे में सुना है क्या। तो वो बताती है लोग तो इसी जगह को हेवन कहते हैं। और फिर तभी किरुको और जो मारू होते हैं वो लोग नहा धो के तैयार हो जाते हैं और अपने बाल सुखा रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे जो लेडी होती है वो खाना प्रिपेयर कर रही होती है और ये जो मारू किरुको होती है वो देखती है कि उसके घर में एक गन होता है। तो वो पूछती है ये गन किस खुशी में यहाँ पे रखा है। तो वो बताती है कि रात को एक मॉन्स्टर बाहर घूमता रहता है, इसी उसी के लिए ये बंदूक रखी है और बिल्कुल भी रात को तुम लोग बाहर मत जाना। और फिर तभी जो किरुको होती है वो बोलती है क्या वो एक मैन ईटर है। और हमें दिखाया जाता है कि जो लेडी होती है वो अपने हाथ में नाइफ पकड़ने लगती है और वो जो किरुको होती है वो बोलती है हम लोग तुम्हारे लिए उस मॉन्स्टर को मार सकते हैं बड़े आराम से क्योंकि मेरी बंदूक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और फिर हमें दिखाया था वो लोग मस्त बैठ के खाना खाने लगते हैं उसके बाद। और फिर हमें दिखाया जाता है जो किरुको और मारू होते हैं वो लोग सोने जा रहे थे और जैसे ही किरुको लाइट बंद करके अपने बिस्तर की तरफ बढ़ती है तो वो अचानक से नीचे गिर जाती है और फिर वो काफ़ी ज़्यादा डिजी फील करती है और वो सो जाती है। और फिर हमें उसके बाद दिखाया जाता है जो लेडी होती है वो बंदूक निकालती है और फिर हमें दिखाया जाता है बाहर एक बहुत बड़ा क्रीचर आया हुआ रहता है। और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फैसिलिटी का सीन जहाँ पे कि वो डायरेक्टर बता रही होती है उसको कि हाँ बाहर एक दुनिया है और वो दुनिया पूरी की पूरी एक मॉन्स्टर से भरी पड़ी है जहाँ पे बहुत गंदे गंदे मॉन्स्टर रहते हैं। और फिर हमें मॉन्स्टर भी दिखाया जाता है बीच में ही। तारो और टोक्यो जो है दोनों बात कर रहे थे आउटसाइड के बारे में और तारो उसको बताता है कि ऊपर जो तुम वेंटिलेटर जैसा चीज़ देख सकते हो तो वहाँ से तुम आउटसाइड जा सकते हो ऐसा कहते हैं लोग। और फिर टोक्यो अपने मन में सोचता है कि मिनी हिमे को बाहर जाने का इतना क्या चुल मचा हुआ है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो तारो होता है वो अपने बेड में चला जाता है क्योंकि उसको कुछ हाथ में दर्द कर रहा होता है और
और फिर वो ऑटो पायलट लगा के चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो टोक्यो होता है वो कुछ लड़कियों को किस करते हुए देख रहा होता है, और वो जो लड़कियां होती हैं वो उसको उसको देख के मतलब मुस्कुरा के चली जाती हैं। और फिर तभी वहाँ कुकू आ जाती है और कुकू उसको एक ड्राइंग दिखाती है जो कि कोना ने बनाया होता है। और कोना ने पहले ही टोक्यो को वादा कर चुका होता है कि उसको वो ये ड्राइंग देगा, मगर वो कुकू को दे देता है और वो कुकू भी लेके पेड़ पे चढ़ जाती है और वो बोलती है ये मुझे वापस करो, वो मुझे देने वाला था। और फिर कुकू बोलती है कि लेकिन उसने मुझे दे दिया। और फिर टोक्यो उसको बोलता है अच्छा ठीक है तुम रख लो, और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर वो कोना के पास जाता है और वहाँ पे जो मिनी हिमे थी वो बैठी रहती है और उसको वो धकेल लेता है और उधर जाके बैठ जाता है और कोना से बात करने लगता है कि तुमने कुकू को वो ड्राइंग क्यों दे दिया, तुमने तो बोला था तुम मुझे दोगे। और फिर कोना उसको बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं, जो अगला ड्राइंग होगा वो पक्का मैं तुम्हें ही दूंगा। और फिर अपना जो टोक्यो होता है वो रोने लगता है। और फिर हमें शीरो दिखाया जाता है जो कि नहा के आ रहा होता है और वो देखता है उसके टाइम में एक मैसेज आया है मिनी हिमी के द्वारा, और वो देखता है कि उस मैसेज में एक पिक्चर है वो भी पूरा नेकेड मिनी हिमी का। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ किरोकी का रूम दिखाया था जहाँ पे कि वो अचानक जग जाती है और फिर उसको पीछे से आवाज़ आता है और वो पीछे मुड़ के देखती है कि एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर उसके शीशे पे लटका हुआ रहता है। और फिर वो तभी जल्दी से मारू को उठा के बाहर आ जाती है अपनी गन लेके। और तभी किरुको और वो लेडी मिल जाती है रास्ते में, और वो लेडी उसको बोलती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाइए, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो किरुको बोलती है कोई बात नहीं, ये मेरी गन से मैं किसी को भी मार सकती हूँ। और फिर तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो झाड़ियों के अंदर चला जाता है और किरुको और मारू उसका पीछा करने लगते हैं। और फिर अचानक से पीछे में वो मॉन्स्टर आ जाता है और उसकी चेहरा जो होता है वो बड़ा ही अजीब होता है और उसके चेहरे पे एक मार्क रहता है जो कि ग्लो कर रहा होता है और ये बिल्कुल डेमोगोर्गन जैसा दिख रहा होता है जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स में होता है। और फिर तभी जो मारू होता है वो एक बाल्टी उठा के उसकी तरफ फेंकता है, मगर वो अचानक रास्ते में टूट जाता है और फिर उनको ये पता चलता है कि उसके पास कुछ तो ऐसा वेपन है जो कि बहुत पतला और उनको नहीं दिख रहा। और फिर तभी वो मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देता है और वो हमला करते हुए गाड़ी के ऊपर मार देता है और वो जो गाड़ी है ब्लास्ट हो जाता है और उसकी वजह से जो मॉन्स्टर है उसके पंखों पे भी आग लग जाता है। और फिर तभी वो मॉन्स्टर उनके पीछे पड़ जाता है और वो लोग भागने लगते हैं और फिर वो भागते भागते गाड़ी के पीछे चले जाते हैं और फिर वो जो मॉन्स्टर होता है वो वहाँ पे भी आ जाता है। बट जो मारू होता है वो मॉन्स्टर के सामने रहता है, मगर जो किरुको होती है वो गाड़ी के पीछे छुपी हुई रहती है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। और फिर तभी जब किरुको उसको मारने वाली होती है तो वो लेडी आ जाती है और उसको रोक लेती है और फिर वो अचानक से उस मॉन्स्टर के साइड में जाके खड़ी हो जाती है और वो बोलती है प्लीज़ इसको मत मारना, इसके अंदर मेरा बेटा है और ये तब से मेरी बात मानने लगा है। तो जो किरुको होती है वो बोलती है अच्छा तो तुम्हारे बेटे को इसने खा लिया क्या? तो वो बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, वो बस इसके अंदर है। तो जो किरुको थी वो बोलती है अच्छा ऐसा है, तो ये मेरे साथ भी हो रखा है, एक मॉन्स्टर ने मुझे भी खा लिया था और तब से मैं इन सब से बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। और फिर वो लेडी बोलती है नहीं ये वाला अलग है, इसने मेरी एक बार जान बचाई थी। और फिर वो लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है हम लोग इसको नहीं मारेंगे क्योंकि ये हमारे लिए थ्रेट नहीं है, तो हम इसको मार के करेंगे क्या? तो वो जो लेडी होती है वो बोलती है कि देखा बेटा ये लोग मान गए, अब ये लोग से हमें कोई भी खतरा नहीं। और वो उसके पास चली जाती है और फिर वो अचानक पीछे मुड़ती है और बोलती है सब कुछ बढ़िया है। और फिर अचानक से वो जो बर्ड होता है वो अपना वेपन यूज़ करता है और उस लेडी का मुंडी आधा काट देता है और फिर बाकी का शरीर भी धीरे धीरे काट देता है। और ये देख के वो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और घबरा जाते हैं और फिर वो मॉन्स्टर उस लेडी को खाने लगता है। मगर यहाँ जो किरुको होती है वो बोलती है तुमने देखा उसने बीच में थोड़ा सा पॉज लिया उसको काटने के टाइम, तो अपना जो मारू होता है वो बोलता है तुम ऐसे वक्त ये सब कैसे सोच सकती हो? और फिर मारू बोलता है यहाँ से अब मेरे ऊपर छोड़ दो। और फिर वो जो मारू होता है वो उस बर्ड की तरफ बढ़ता है और वो जो बर्ड है वो अटैक करता है, मगर वो ज़मीन पे अटैक करता है और फिर मारू उसकी तरफ बढ़ने लगता है और जो बर्ड है वो धीरे धीरे पीछे जाने लगता है और वो अटैक कर रहा होता है उसके ऊपर। और फिर मारू जो होता है वो जल्दी से उस बर्ड के पास जाता है और उसको पकड़ लेता है और वो छू के अचानक से उसके वो कुछ तो पावर यूज़ करता है और हमें दिखाया जाता है वो उसके बॉडी के अंदर जाके कुछ तो दबाता है और वो जो मॉन्स्टर है वहीं पे मर जाता है। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया था जहाँ पे कि वो लोग उठ के वहाँ से जाने लगते हैं और फिर वो लोग जाते हुए रास्ते में एक ट्रेन के ऊपर रुकते हैं और वहाँ पे वो कुछ बातें करते हैं और उनके सामने एक जगह आता है जो कि पूरा पानी से भरा रहता है। तो वो लोग सोचते हैं कि वो लोग थोड़ा सा नाव बना के उसके ऊपर बैठ के जाएंगे और फिर जब रास्ते में वो लोग जा रहे होते हैं तो मारू उससे पूछता है कि क्या इसके अंदर क्रोकोडाइल तो नहीं होगा जो हमें खा लेगा? तो वो बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर तभी हमें फैसिलिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो टाका होता है वो दो मशीन यूज़ करके दीवार के ऊपर चढ़ रहा था और बाकी सब उसको देख रहे होते हैं। और फिर वो जब ऊपर चला जाता है तो अचानक से वो मशीन मुड़ जाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं और फिर वो जो टाका होता है वो नीचे गिर जाता है।
बट उसको कुछ भी नहीं हुआ रहता है, बिल्कुल भी चोट नहीं लगता। और फिर हमें किरुको और मारू दिखाए जाते हैं जो कि टमाटो हेवन के सामने खड़े होकर बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, मान लो अगर ये टमाटो हेवन हुआ तो तुम वहाँ जाके करोगे क्या? वैसे भी मेरा तो काम है तुमको वहाँ तक पहुँचाना और मैं तुम्हें छोड़ के वापस आ जाऊँगी। और अगर तुमने कुछ ऐसा ऐसा है जो तुमने मुझे नहीं बताया तो अभी बता दो, वरना बाद में तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे। तो जो मारू होता है वो बोलता है कि मेरे को बस ये जो है ये मुझे किसी एक बच्चे को देना है जो कि बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है और उसको ठीक करना है। ये कोई रिंच या फिर ड्रग्स है जो कि मुझे उस बच्चे को देना है और वो शायद वो हेवन में रहता है। मुझे तो बोला गया था कि सबकी मदद करने के लिए, मगर कैसे करना है ये मुझे नहीं पता। मगर मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि अमेरिका ने क्या तुम्हें कुछ कहा था, क्योंकि तुम ही जो इसने आखिरी बार उससे मिली थी। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेरुका को कुछ तो हुआ रहता है, उसके जो शरीर है उसके ऊपर पूरे रैशेस आए हुए रहते हैं और वो बोलती है प्लीज़ तुम मारू को हेवन लेके जाओ और ये गन भी ले लो साथ में। और फिर तभी वो जो टोमेटो हेवन के लोग होते हैं वो आ जाते हैं और बोलते हैं हाँ बताइए तुम्हें क्या काम है। और फिर वो लोग बताते हैं कि कुछ लोगों ने हमें डायरेक्शन दिया यहाँ आने के लिए तो हम लोग इधर आ गए। तो फिर रास्ते में एक आदमी उनको लेके जा रहा होता है और वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ आए कैसे? तो बोलते हैं हम लोग ये वाटर पार करके आए। और बोलते हैं तुम वाटर पार करके आए हो क्योंकि उसमें तो क्रोकोडाइल्स रहते हैं, तुम्हें कुछ हुआ भी नहीं, बहुत अजीब बात है। और फिर जो मारू होता है वो बोलता है कि मैंने तुमको बोला था उसमें वाटर मतलब क्रोकोडाइल होगा। फिर किरुको बोलती है अच्छा तुम तो क्रोकोडाइल के द्वारा खाए तो नहीं गए ना। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो आदमी होता है वो अपने फैमिली मेम्बर से इंट्रोडक्शन करवा रहा होता है उनका और वो बोलता है ये देखो ये मेरी वाइफ है और ये सब ऐसे ऐसे करके बता रहा होता है। और फिर वो लोग बताते हैं ये जो टोमेटो हेवन है यहाँ पे सब सिर्फ मेरे पापा और कुछ लोग रहते थे, फिर धीरे धीरे बहुत सारे लोग आए और हम लोग एक फैमिली जैसे रहने लगे। और फिर किरुको उससे पूछती है कि क्या हम लोग सही जगह पे हैं, ये टोमेटो हेवन ही है ना? तो जो वो आदमी की वाइफ होती है वो बोलती है हाँ तुम कह सकते हो क्योंकि यहाँ सबसे पहले टोमेटो ही उगाया जाता था, मगर अब हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ वीड्स भी उगा सकते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और रात को वो लोग खाना खा रहे होते हैं और खाना खाते खाते वो लोग बात कर रहे होते हैं अगर ये टोमेटो हेवन या कोई भी जो रियल हेवन होता है तो यहाँ पे कोई ना कोई तुम्हें ज़रूर पहचान लेता। और फिर तभी एक आदमी आता है और वो किरुको को बोलता है ये तुम ही हो, तुम इलेक्ट्रो कार रेसिंग करती थी ना? और वो पूरा रिफ्यूज़ कर देती नहीं मैं वो नहीं हूँ। तो वो आदमी बोलता है मगर तुम बिल्कुल उसकी जैसी देखती हो, मेरे पास देखो फोटो भी है साथ में, वो 5 साल पहले इलेक्ट्रो कार रेसिंग करती थी। और फिर जो मारू होता है वो उससे फ़ोटो छीन लेता है और बोलता है अरे ये कहाँ उसकी जैसी दिखती है। और फिर वो जब फोटो देखता है तो वो देखते वो एग्जैक्टली उसकी जैसी दिख रही होती है। फिर मारू बोलता है हाँ ये थोड़ी बहुत तो उसकी जैसी दिख रही है मगर ये वो नहीं है। और फिर वो आदमी वहाँ से जाने लगता है और अचानक जो मारू होता है वो बोलता है अरे वो बॉक्स पे वो साइन क्या है? और फिर किरुको उससे पूछती है क्या हुआ उससे, वो साइन से क्या हुआ? तो मारू बताता है कि सेम साइन तुम्हारे गन के ऊपर भी है। और वो देखती है कि हाँ सेम साइन उसके गन के ऊपर है। और फिर वो आदमी से वो लोग पूछते हैं कि ये बॉक्सेस आते कहाँ से हैं? तो बोलती है हमारे यहाँ तो बहुत सारे ट्रेडिंग होते हैं, पता नहीं ये कहाँ से आया है। और फिर वो आदमी से किरुको पूछती है क्या तुम्हें पता है हेवन नाम का जगह क्या है? तो वो बोलता है ऐसा तो कुछ याद नहीं है मगर एक जगह है जिसका हम हेवन बोल सकते हैं और उस जगह का नाम है साकुसा। और फिर वो जो किरुको होती है वो उसको वहाँ पे ले जाने के लिए बोलती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो लोग बोट के ऊपर होते हैं और वो लोग थोड़ी बहुत बातें कर रहे होते हैं साथ में बैठ के। और फिर अचानक से जो मारू होता है वो किरुको को अपना लव कन्फेशन कर देता है, बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और फिर वो उसको किस भी करने लगता है मगर जो ये किरुको होती है वो उसको हटा देती है और बोलती है कि ये तुम क्या करने वाले थे? तो मारू अपने करते मतलब अपने जो उसने किया था उसके ऊपर पछता रहा होता है। और फिर किरुको उसको बताती है कि मेरा भले ही बॉडी लड़की का होगा मगर मेरा जो मन है वो एक लड़के का है, तो मैं एक लड़का हूँ लड़की नहीं। और वे किरुको अपने बारे में मारू को बताने लगती है। और फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि कार मोटर रेसिंग हो रहा होता है और फिर वहीं पे कुछ लोग एक बच्चे के पीछे पड़े हुए रहते हैं और वो बच्चे को मारने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक रॉबिन नाम का बंदा आता है जो वो उन सबको मारने लगता है। और वो जो बच्चा होता है वो रॉबिन को बताता है कि ये सब लोग एक फेक बेटिंग स्लिप्स बना रहे होते हैं। और फिर वो देखता है कि हाँ इनके हाथ में सच में फेक बेटिंग स्लिप्स रहते हैं। और फिर उन सबको मारने के बाद जो
रॉबिन होता है वो उस हारुकी नाम के लड़के को बताता है कि कैसे उसको किसी भी एनिमी से फाइट करना हो तो उसको कैसे करके कहाँ देखना चाहिए और कैसे करके फाइट करना चाहिए। और फिर हमें दिखाया था वो जो हारुकी होता है वो अपने दोस्तों के सामने आता है और उसको अपना जैकेट दिखाता है जो कि रॉबिन के द्वारा दी गई होती है। और फिर तभी वहाँ उसकी बहन आ जाती है जो कि कार रेसिंग में पार्टिसिपेट कर रही थी। और फिर तभी वहाँ पे एक डॉक्टर नाम का बंदा होता है जो कि उसको बोलता है तुम्हें आराम से चलाना चाहिए। और फिर वहाँ पे एक लड़की होती है वो बोलती है क्यों ना मैं तुम्हारा फोटो लूँ। तो वो लड़की बोलती है कि अच्छा एक काम कर तुम मेरा और डॉक्टर का फोटो साथ में लो, और वो फोटो ले लेती है। और फिर तभी हारुकी और उसका दोस्त बात कर रहे होते हैं कि कैसे डॉक्टर मैनीटर मॉन्स्टर के ऊपर रिसर्च कर रहा है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि हारुकी और उसकी बहन सो रही होती है मगर दोनों को नींद नहीं आ रहा था क्योंकि वो लोग का जो बिस्तर होता है वो गर्म नहीं हो रहा था। तो वो अपनी बहन को बोलता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे बगल में सो जाओ। तो वो उठ के आ जाती है और तभी वो देखता है कि कुछ लोग भाग रहे होते हैं। और फिर तभी रॉबिन दिखता है और वो उसको बोलता है कि क्या हुआ। तो रॉबिन बताता है कि एक मैन ईटर यहाँ के आसपास में घूम रहा है तो तुम जाके जल्दी से सो जाओ और हम लोग उनको संभाल लेंगे। और फिर जो हारुकी होता है वो अपने जैकेट वैकेट पहन के बाहर जाने लगता है। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाता है जहाँ पे कि वो अपने दोस्त से बात कर रहा होता है कि कैसे रॉबिन ने उसको रात को डांटा था क्योंकि वो मैन ईटर को मारने के लिए निकल गया था। और फिर तभी वो उनसे टाइम पूछता है और वो बोलता है कि मेरी बहन का कार रेसिंग होने वाला है तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। और फिर वो वहाँ से निकल जाता है और एक बिल्डिंग पे जाके खड़ा हो जाता है और वो अपनी बहन की कार रेसिंग के स्टार्ट होने से पहले ही वहाँ पहुँच जाता है। और वो इधर उधर देख ही रहा होता है कि अचानक उसको एक मैन ईटर दिखता है जो कि इनविजिबल होता है। और फिर वो बिल्डिंग से नीचे आता है और जो है चिल्ला के बोलने लगता है कि उधर एक मैन ईटर है, प्लीज़ ये कार रेसिंग स्टार्ट मत करो। मगर वहाँ पे इतना ज़्यादा हल्ला होता है कि कोई भी उसकी बात नहीं सुन पाता। और तभी अचानक वो कार रेसिंग स्टार्ट हो जाता है और जो अपना हारुकी होता है वो उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ जाता है उसको मारने के लिए। और फिर हमें यहाँ कार रेसिंग का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे कि सब लोग एक दूसरे को कम्पीट कर रहे होते हैं और सब लोग टीवी पे देख भी रहे होते हैं कि कौन किसका कहाँ पे पोजीशन है। और वहीं पे अपना जो हारुकी होता है वो उस मॉन्स्टर को मारने के लिए निकल जाता है। और फिर अचानक उसका सेंस होता है कि हाँ वहाँ पे मॉन्स्टर है तो वो अपनी जो भी उसके हाथ पे वेपन होता है वो चलाता है और वो सीधा जाके उस मॉन्स्टर के ऊपर लगता है मगर उसको उतना कुछ होता भी नहीं है। मानो ऐसे कि उस मॉन्स्टर का जो चमड़ी है वो पूरा मेटल से बना है। और फिर जो अपना हारुकी होता है वो डिसाइड करता है कि वो अपने नाइफ से उसके मुंह पे सीधा डायरेक्ट हमला करेगा। और वो जैसे ही हमला करता है उसके अंदर घुसा तो देता है मगर वो जो मैन ईटर होता है वो उसको खाने लगता है धीरे धीरे। और फिर वो वहीं पे चिल्लाने लगता है रॉबिन प्लीज़ मुझे बचाओ, रॉबिन किधर हो तुम। और फिर तभी वहाँ पे जो उसकी बहन आ जाती है और वो सबको रोकने लगती है कि यहाँ पे एक मैन ईटर है, यहाँ से आगे मत बढ़ना। और वो उसको बाकी सबको अलर्ट करने निकल जाते हैं वो लोग। मगर यहाँ पे जो उसकी बहन होती है वो देखती है कि उसके भाई को वो मैन ईटर खा रहा होता है। और फिर वो अपना कार लेके सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ पड़ती है और सीधा उसके मुँह पे जाके वो कार दे मारती है और अपने भाई को बचा लेती है, उसके मुँह से खींच के निकालती है। तभी उसका भाई बच पाता है मगर फिर भी उसका जो भाई होता है वो थोड़ा अनकॉन्शियस रहता है और उसकी आधी बॉडी पूरी गायब रहती है जो कि वो मैन ईटर खा चुका होता है। और फिर वो अचानक से थोड़ा सा अपना हल्का सा आँख खोलता है और वो अपनी बहन को देखता है और फिर सीन कट होता है। और फिर जो हारुकी होता है वो अपने पास्ट को याद करता है कि कैसे उसकी बहन उसका केयर करती थी और उसने कैसे करके यहाँ पे आके सबसे दोस्ती किया और बाकी सबसे मिली। और साथ ही साथ हमें ये भी दिखाया जाता है कि कैसे हारुकी का ऑपरेशन हो रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है अपना जो हारुकी होता है वो उठ जाता है और एक नर्स डॉक्टर को बुलाने जाती है। और हमें दिखाया जाता है हारुकी का सारा बॉडी आ चुका होता है ऑपरेशन की वजह से। और वो चल के आईने की तरफ जाता है और जैसे वो अपना चेहरा अपने आईने में देखता है वो जोर से चिल्लाता है और बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। और फिर वो बोलता है मेरी सिस्टर कहाँ है, क्या ये क्या हो रहा है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हारुकी वहाँ बिस्तर पर लेटा हुआ रहता है और वो उठता है और बोलता है कि क्या मैं डॉक्टर से मिल सकता हूँ। तो वहाँ पे एक नर्स बोलती है कि वो जो डॉक्टर जब तुम आए थे तब वो तुम्हारा ऑपरेशन करके वो वहाँ से चले गए और उसके बाद से कभी भी नहीं आए। और फिर हारुकी अपने मन में सोचने लगता है कि कैसे उसकी बहन उसके सामने थी जब वो बेहोश था मगर वो तो पूरी ठीक थी, क्या मैन ईटर ने उसको खा लिया और ये बॉडी मेरे पास कैसे आया, क्या ये मेरी बहन का बॉडी है, क्या वो मर गई। और फिर हमें एक टाइम लैप दिखाया जाता है जहाँ पे कि हारुकी पूरा ठीक हो चुका होता है 4 महीनों बाद और वो बताता है कि मेरे को 4 महीने लगे अपनी बॉडी को रिकवर होने में। और फिर उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि रॉबिन कहाँ गया, मेरी बहन को
मरना क्यों पड़ा और डॉक्टर ये गया कहाँ। और फिर वो एक आदमी से पूछता है क्या आपने रॉबिन नाम के बंदे को देखा है। तो वो बोलते हैं हाँ शायद उसका मर्डर हो गया था लास्ट ईयर। और उसके बाद से जो डॉक्टर था वो भी डिसअपेयर हो गया था। और फिर जो अपना हारुकी होता है वो वहाँ से भाग के कहीं और आ जाता है और बहुत ज़्यादा हाफने लगता है। और वो वहीं आता है जहाँ पे कि वो पहले रहता था अपनी बहन और बाकी सबके साथ। और फिर रास्ते में एक आदमी जा रहा होता है तो वो उससे पूछता है कि अच्छा ये जो ऑर्फनेज था इधर इसका क्या हुआ। तो वो आदमी बताता है कि जो इस यहाँ का मालिक था उसका मर्डर हो गया और धीरे धीरे करके ये पूरा जो है वो पूरा बंद पड़ गया। और फिर अपना जो हारुकी होता है वो कहीं जाके मतलब बिस्तर पे सो रहा होता है और रो रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि कैसे सब लोग बोल रहे हैं कि वो डिसअपेयर हो गया या गायब हो गया ऐसा कुछ। मगर फिर तभी अपना जो हारुकी होता है उसके दिमाग में क्लिक होता है कि सब लोग बोल रहे हैं कि वो डिसअपेयर हो गया या कहीं चला गया, कोई ये नहीं बोल रहा कि उसका मर्डर हो गया। और वो उसका फोटो निकाल के बोल रहा होता है कि पक्का डॉक्टर को सब कुछ मालूम है कि रॉबिन कहाँ गया और ये डॉक्टर किधर है, तभी मुझे पता चलेगा कि मैं अपनी बहन की बॉडी में क्या कर रहा हूँ। और फिर धीरे धीरे करके वो टाउन टू टाउन मूव करता गया और 4 साल बाद वो तुमसे मिला और अभी हम लोग यहाँ पे हैं। और फिर तभी अचानक से एक आदमी चिल्लाता है और बोलता है अभी अभी जस्ट यहाँ पे एक बहुत बड़ी मछली थी। और फिर जो किरुको होती है वो बोलती है अच्छा ऐसा है क्या। और फिर वो मारू को बोलती है कि जाओ सबको बता दो अलर्ट रहने के लिए। और तभी अचानक पीछे वो मछली आ जाती है और जो मारू होता है वो बोलता है किरुको कि पीछे देखो। और फिर पीछे में बहुत बड़ी मछली होती है जिसके बहुत सारे हाथ होते हैं। और फिर तभी जो किरुको होती है वो कैप्टन के केबिन में चली जाती है और वहाँ जाके बोलती है हमें ये शिप को जल्दी जल्दी चलाना पड़ेगा क्योंकि एक मैन ईटर यहाँ पे आ चुका है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है वो जो मैन ईटर होता है वो मारू के ऊपर हमला कर देता है। और फिर जो किरुको होती है वो मैन ईटर के ऊपर हमला करती है अपने शॉटगन से और उसको कुछ भी नहीं होता। वो जो मैन ईटर होता है उसको कुछ भी नहीं होता। और फिर तभी सीन कट होता है और हमें फैसिलिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुकू टोक्यो को बोल रही होती है क्या तुम्हें किसी ने देखा। तो वो टोक्यो बोलते नहीं। और फिर कुकू बोलते चलो अब मैं तुम्हें बेबी दिखाऊंगी। और फिर जो कुकू होती है वो दीवार पे चढ़ के वो वेंटिलेटर के अंदर चली जाती है और टोक्यो बोलती है तुम भी ऊपर आओ। मगर टोक्यो कोशिश करता है मगर वो चढ़ नहीं पाता। और फिर तभी वो दिमाग लगाता है जो टाका ने अपना वो मशीन यूज़ करके दीवार के ऊपर चढ़ा था तो टोक्यो भी वैसे ही करके ऊपर चढ़ जाता है। बट साथ ही साथ हमें ये दिखाया जाता है जो वो लोग चढ़ रहे होते हैं तो कैमरा देख तो रहा होता है मगर स्क्रीन में कुछ भी दिखा नहीं रहा होता है कि हाँ वो लोग चढ़ रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग सीसीटीवी कैमरा से देख रहे होते हैं कि कौन कैसे कैसा बिहेवियर कर रहा है। कोई मतलब क्लिफ पे ऊपर हाथ खड़े करके मतलब चढ़ रहा होता है और कोई तो किस कर रहे होते हैं। तो सब कुछ हो रहा होता है और फिर अचानक से वो देखते हैं कि टारो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है तो एक मेडिकल टीम उसकी तरफ भेजा जाता है। और फिर हमें टोक्यो का दिखाया जाता है जो कि ऊपर चढ़ चुका होता है और वो अंदर जाते वक्त सोच रहा होता है कि ये आउटसाइड का भी आउटसाइड है क्या। और फिर सीन कट होता है हमें बोर्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बंदा होता है जो बोल रहा होता है कि ऊपर का जो डोर है वो खुला हुआ है और वो अंदर भी आ सकता है तो तुम्हें शूट करना होगा अपनी बंदूक से। तो किरुको बोलती है नहीं उसका कोई भी असर नहीं होगा उसके ऊपर। और फिर जो किरुको होती है वो कांच की तरफ जाती है और देखती है वो कितना मजबूत है, क्या वो जो मैन ईटर है वो तोड़ के अंदर आ सकता है क्या। तो वो जाती है और थोड़ा खटखटाती है तो एक जो नट होता है वो निकल आता है और बोलता है ये तो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करेगा। और बोलती है ये जो मैन ईटर है इसके ऊपर जो चिपचिपा सा चीज़ है ये एक सूट की तरह काम कर रहा है इसलिए मेरे बुलेट का भी कोई असर नहीं हुआ। और फिर जो अपना मारू होता है वो बोलता है तब हमें किसी ड्राई जगह पे इसको लेके जाना होगा। तो किरुको बोलती है अभी तो हम इसको कहीं पे भी नहीं ले जा सकते तो हमें शिप में ही फाइट करना पड़ेगा इसे। और फिर वो आदमी से पूछती है कि जो तुमने डोर बंद करके रखा है उसका मुझे चाबी चाहिए जो जहाँ पे जाना मना है। तो वो बोलता है नहीं नहीं हम तुमको वहाँ नहीं जाने दे सकते। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि वो डोर कभी बंद हुआ ही नहीं था, उसका कोई चाबी ही नहीं है, वो पूरा खुला हुआ है। तो जो मारू होता है वो बोलता है कि मगर तुम्हारे बुलेट से उस पर काम करती नहीं तो तुम कैसे उसको ख़त्म करोगे। तो किरुको बोलती है हमारे पास मारू टच है ना। तो अपना जो मारू होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने पहले भी टच करके एक मॉन्स्टर को हराया हुआ रहता है। और फिर किरुको उस मॉन्स्टर को टीज करके अपनी तरफ बुलाती है और उसके पीछे पड़ जाता है वो जो मॉन्स्टर होता है। और फिर वो लोग उसको भगाते भगाते बेसमेंट की तरफ ले आते हैं जहाँ पे कि जाना मना रहता है और
वो लोग अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस रखे हुए रहते हैं। तो किरुको बोलती है इसके ऊपर क्लाइंब करके अंदर जाओ, और वो लोग क्लाइंब करके अंदर जाने लगते हैं और जो मॉन्स्टर होता है वो भी अंदर आ रहा होता है। और फिर उसके अंदर एक और रूम होता है, वो लोग जाने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर जो मारू से वो डोर खुल नहीं रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है वो धीरे धीरे मरने लगता है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी बॉक्सेस थे उससे वो उसका जो जेली टाइप होता है वो ऑब्जॉर्व होने लगता है और वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। और फिर अपना जो मारू होता है वो अपने मारू टच से उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। और फिर हमें फैसिलिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि कुकू और टोक्यो कहीं जा रहे होते हैं और वो लोग अचानक देखते हैं कि वहाँ से रोशनी आता है और वो लोग नीचे जाते हैं। और फिर अपना जो कुकू होती है वो टोक्यो को बेबी दिखाती है और वो जो बेबी होता है वो पूरा मॉन्स्टर होता है। उन्होंने कभी भी बेबी को देखा नहीं रहता है, एक्चुअल बेबी को, तो वो उन्हें ही बेबी समझ बैठते हैं। और फिर तभी वो जो टोक्यो होता है वो उस बेबी को छूने वाला होता है, तभी अलार्म बजाता है और जितने भी वहाँ लोग होते हैं वो सब अलर्ट हो जाते हैं और बोलते हैं कि इंट्रूडर किधर है। और वो लोग उनको ढूंढने लगते हैं और वो लोग सब एक रूम में आ जाते हैं जहाँ पे कि वो लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि ये अलार्म किस चीज़ का था। तो बताते हैं कि ये एक फॉल्स अलार्म था जो कि ग्लिच की वजह से हुआ है और अपना जो टोक्यो होता है वो सेफ रहता है। और फिर कुकू टोक्यो को बुलाती है और बोलती है चलो जल्दी से ऊपर आ जाओ, और वो दोनों के दोनों ऊपर चले जाते हैं। मगर यहाँ पे जो वो बेबी होता है वो टोक्यो का नाम लेना सीख चुका होता है। और फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि एक रोबोट जैसी दिखने वाली होती है जिसका नाम पोकेमीना होता है, और जो डायरेक्टर होती है वो उससे पूछ रही होती है अच्छा बताओ यहाँ जो अभी हुआ था वो क्या किस चीज़ की वजह से हुआ था। तो वो बोलती है क्या मुझे ह्यूमंस को छोड़ के बताना पड़ेगा या फिर ह्यूमन के साथ बताना पड़ेगा। तो वो जो डायरेक्टर होती है वो बोलती है अच्छा ठीक है तुम जीत गई। और फिर हमें किरुको और मारू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि उनके पीछे दो आदमी होते हैं जो कि उनको थैंक यू बोलने के लिए आए होते हैं और उनको थैंक यू बोलते हैं कि उन्होंने उनकी जान बचा ली, नहीं तो वो लोग बीच समंदर में ही डूब मरते। और फिर वो लोग उसको थैंक करने के लिए कुछ पैसे देते हैं, मगर जो किरुको होती है वो मना कर देती है और वो बोलती है क्या तुम मुझे यहाँ इस जगह के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हो। और फिर किरुको वो साइन के बारे में पूछती है जो कि बंदूक के ऊपर होता है। तो एक बंदा बोलता है कि ये मित्सुबा लोगो है, और फिर वो लोग उनको थैंक करके वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है किरुको और मारी कहीं एक जगह पे होते हैं जहाँ पे वो लोग कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे होते हैं, और तभी मारू को कुछ अच्छा सा मिलता है खाने के लिए। तो किरुको उसको चेक करती है कि वो मतलब खाने लायक है कि नहीं, तो वो बोलती है हाँ ये खाने लायक है। और फिर वो लोग उसको पका के मस्त खाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है टेस्ट में। और फिर तभी हमें फैसिलिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है जो मिनी हिमे और शीरो एक रूम में चले जाते हैं जिनको जाते हुए टोक्यो देख लेता है। और वहीं पे जो शीरो है वो मिनी हिमे से पूछता है उस पिक्चर के बारे में, और वो बोलती है कौन सा पिक्चर। तो अपना जो शीरो होता है वो बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं वो पिक्चर के बारे में तुम भूल जाओ। और फिर वो बताता है जैसे ही मैं तुमको देखता हूँ तो मेरे अंदर कुछ कुछ होता है और बहुत ही अजीब फीलिंग आता है। और फिर वो बोलता है मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं तुम्हारे कपड़े उतार के तुम्हें किस करूँ, टच करूँ और लिक करूँ। और फिर तभी जो मिनी हिमे होती है वो बोलती है कि क्या तुम्हें मुझे खाना है क्या। तो शीरो बताता है नहीं नहीं ये खाने से थोड़ा अलग है। और ये सारी बात अपना टोक्यो सुन रहा होता है बाहर खड़े होके। और फिर वो वहां से चला जाता है और टाडा के पास खड़ा होता है और उसको अपनी फीलिंग्स बताने वाला होता है कि कैसे मिनी हिमे और शीरो ऐसे ऐसे बातें कर रहे होते हैं। और वहीं पे जो टाडा होता है वो टोक्यो को अपने पास बुलाता है और बोलता है अच्छा कोई बात नहीं ये बीमारी तुम्हें फैलेगा नहीं। और वो उसको किस करने की ट्राई करता है और वहीं पे जो टोक्यो होता है वो घबरा जाता है और वहां से डर जाता है और फिर वहां से भाग जाता है और नदी के पास जाके रुक जाता है। और वहीं पे जो अपना कोना होता है वो टोक्यो को देख लेता है भागते हुए और फिर वो उसके पास जाता है और वो उससे पूछता है क्या हुआ। तो टोक्यो बताता है कि सब लोग बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हैं। और फिर कोना उसको बताता है कि ये सब चीज़ों से डरना नहीं है क्योंकि हमारा जो उम्र है ना अभी ये सब जो ये सब करने का मन करेगा ही, क्योंकि हम ऐसे स्टेज में हैं। ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है कि हम एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं, एक दूसरे को किस करने का मन करेगा। और फिर टोक्यो बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, अगर मुझे किसी को किस करने का मन करेगा तो वो तुम होगे। और फिर कोना बोलता है मैं चाहता हूँ कि मैं जिसको किस करूँ वो भी तुम हो। और फिर रात को टोक्यो अपने बेड में लेटा हुआ रहता है और ये बात सोच सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। और
और फिर अचानक से उसके रूम में अनाउंसमेंट होता है सिर्फ टोक्यो के लिए कि जो टारा है उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और वो तुम्हें देखना चाहता है इमिडिएटली। और फिर टारा सबको बोलता है कि मुझे सिर्फ टोक्यो के साथ अकेले रहना, सब लोग यहाँ से चले जाओ। और फिर वहाँ से सब लोग चले जाते हैं और फिर टाटा उसको बोलता है कि सॉरी मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया। तो टोक्यो बोलता है अच्छा कोई बात नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो टोक्यो टाटा होता है वो उसको बोलता है कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि ये जो जगह है बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये जो किरुको होती है वो कहीं आई होती है कैसेट बेचने के लिए, और वो जो कैसेट होता है वो आदमी बोलते हैं कि अगर ये कैसेट अगर सही से चल गया तो तुम्हें 4 लाख आराम से मिल जाएंगे। और मारू बोलती है सच में, बट वो कैसेट नहीं चलता और वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। और फिर हमें अपना मारू दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो गेम खेल रहा होता है और अचानक वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उसको घेरने लगते हैं और बोलते हैं कि ये तो 4 लोगों का गेम है ना, तो तुम अकेले क्यों खेल रहे हो। और वो बोलता है क्या हम लोग मदद करें। और वहीं पर जो मारू होता है वो कुछ ना जवाब देने के कारण एक आदमी उसका सर पकड़ के उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और तभी अपना मारू उसके मुंह पे एक जोर से पंच मारता है। और फिर बाकी सब बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें इनसे माफी मांगनी चाहिए। और जैसे ही वो उसके पास जाके बोलता है कि मुझे माफ कर दो, तभी एक बंदा उसके मुंह पे किक कर देता है जोर से, जिसकी वजह से उसका दांत एक टूट जाता है। और फिर अगले सीन में ये मारू जो होता है सबको दौड़ा दौड़ा के मार रहा होता है और तभी एक बंदे को वो मार रहा होता है तो दूसरा बंदा उसको देख के डर जाता है और वहां से भागने वाला होता है कि तभी अपनी किरुको आ जाती है और उसको एक जोर से लात मारती है। और तभी वो उसको बोलती है यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे लोग अपना गैंग जल्दी बुला लेते हैं। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मारू अपना पास्ट बता रहा होता है जहाँ पे वो बताता है कि हम लोग एक ही कमरे में रहते थे और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे और हम जो बच्चे थे उनको केयर करने के लिए वहाँ पे अडल्ट भी थे, तो ये एक अच्छी बात होती थी। मगर हमको बहुत भूख लगी हुई रहती थी और बहुत ज़्यादा ठंड भी लगती थी उधर। और जब वो 7 साल को हुआ तभी वहाँ पे जितने भी लोग थे सब लोग अलग अलग हो गए और हम बच्चों को अलग अलग जगह पे भेज दिया। जिन लोगों के साथ मैं था उनके लीडर को कुछ लोगों ने मार दिया और फिर हमने उनको ज्वाइन कर लिया और तब से लेके आज तक मैं उनके लिए काम करता हूँ। और एक दिन मेरे को मिकुरा मिली और उसने मुझे बताया कि कैसे हिकुरो को मारना होता है। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जहाँ पे किरुको उससे पूछती है कि क्या तुम्हें वो जगह याद था जब तुम उससे मिले थे। तो मारू बताता है कि मुझे कैसे याद होगा, मैं बहुत छोटा था उस टाइम और मुझे पता भी नहीं था जापान इतना बड़ा होता है और तुम हमेशा बार बार ये सवाल मुझसे क्यों पूछते रहते हो, सेम सवाल मैं तुमको कितनी बार बता चुका हूँ मेरे पास्ट के बारे में। और तभी किरुको बताती है कि अगर तुम बार बार तुमको उसी चीज़ को रिकॉल करते रहोगे तो तुमको और भी बहुत सारी नई चीज़ें याद आएंगी, तो इसलिए मैं तुमसे ये बार बार पूछती हूँ। और तभी किरुको जो होती है वो बोलती है मैं आती हूँ ये सारे बुक्स बेच के जो कि मुझे बगल वाले कमरे से मिले हैं और तुम जो हो तब तक ये न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो और मैं आती हूँ। वही मारू बोलता है मुझे भी जाना, मगर वो मना कर देती है और बोलती है क्योंकि तुमने जो कल कांड किया उसकी वजह से वो लोग तुमको ढूंढ रहे होंगे, इसलिए तुम अगर मिल गए तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए तुम मत जाओ। और जब वो जा रही होती है गेट पे खड़ी रहती है और वो मारू से पूछती है कि क्या मिकुरा ने तुमको मारूटा करना सिखाया था। तो मारू बताते हैं कि नहीं नहीं, वो उसने कहा था कि सिर्फ वो चीज़ मैं ही कर सकता हूँ। और फिर हमें किरुको दिखाई जाती है जो कि मैप पढ़ रही होती है और तभी वहाँ पे वो बंदे आ जाते हैं और मारू को ढूंढने लगते हैं, मगर मारू वहाँ मिलता नहीं। और उनका ही बंदा एक बोल रहा था कि मारू हमारे लिए थ्रेट नहीं है, हमको तो चिंता करना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। और वहीं पे जो किरुको होती है वो सोचती है कि रिकंस्ट्रक्शन वाले अभी भी है। और तभी हमें उसका पास दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो पहली बार रिकंस्ट्रक्शन के बारे में सुनती है। और हमें रॉबिन दिखाया था जहाँ पे कि वो बता रहा होता है उन बच्चों को कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ये वर्ल्ड है उसको दोबारा रीबिल्ड कर रहे हैं और वो लोग मिनिस्ट्री ऑफ रिकंस्ट्रक्शन होते हैं। बट वो जो बच्चे होते हैं वो लोग बिलीव नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी वैसा वर्ल्ड नहीं देखा और वो लोग बोल रहे थे कि ये सब हमारे पूर्वजों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। और जो रॉबिन होता है वो बताता है कि हाँ ये हो सकता है बट दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया था जहाँ पे वो लोग बोल रहे होते हैं कि वो बंदा कहाँ चला गया और उनका ही एक बंदा बात कर रहा होता है कि अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और फिर दूसरा बंदा जो कल मार खा चुका होता है वो बोलता है कि उसने अकेले 8 से 9 लोग को मार चुका है और तुम अकेले क्या कर लोगे। और ये सुन के अपनी जो किरुको होती है वो बोलती है मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। और फिर हमें किरुको दिखाई जाती है जो कि अपने घर आ जाती है जहाँ पे वो रह रही होती है और तभी वो देखती है वहाँ पे मारू नहीं रहता और उसके बारे में घबरा जाती है। और तभी अचानक मारू दूसरे कमरे से निकलता है और बोलता है कि मैं इधर था। और वो बोलती है तुम क्या कर रहे थे। तभी वो देखती है कि वो पॉर्न मैगजीन पढ़ रहा होता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है और रूम में जाके रोने लगती है। और तभी अपना जब मारू होता है उसको जाके कंफर्ट देता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें डरा दिया। और फिर तभी रात का सीन दिखाया था जहाँ पे कि मारू बता रहा होता है मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा और न्यूज़पेपर में मुझे ये पता चला कि जो पहले के लोग होते थे उन्होंने बहुत सारे रोबोट्स बनाए अपनी हेल्प के लिए। और फिर उनको पता चला कि जो रोबोट्स हैं उनके ऊपर नज़र रख रहे हैं और उनका जो शक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया और उन्होंने अपनी ह्यूमंस पे भी मतलब जो उनके लोग थे उन पे भी शक करने लगे और फिर एक दूसरे को मार डाला। और फिर तभी हमें फैसिलिटी का सीन दिखाया था जहाँ पे कि जो टोक्यो होता है उसके पास एक डॉक्टर आता है और वो उनसे पूछता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। और तभी वो बताता है कि हम लोग जो टाडो है उसके लिए एक अच्छा सा गाना गा रहे ताकि वो अच्छा फील करे। और वो बताता है कि वो बच्चा क्या कर रहा है और तभी टोक्यो बताता है कि वो जो बच्चा है वो उस पत्थर को उस पेड़ के पास फेंकने की कोशिश कर रहा है क्योंकि जो तारो होता था वो जब ठीक हो जाता था वो उस पत्थर को एक हाथ से फेंक देता था। और तभी हमें रात का सीन दिखाया था जहाँ पे कि
जो तारो होता है उसका डेथ हो चुका होता है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि अनाउंसमेंट हो रहा है तारो रात को ही मर चुका है, तो सब लोग उसकी ग्रेव पे आ जाना। और फिर हमें दिखाया जाता है सब लोग उसके ग्रेव के पास आ जाते हैं जहाँ पे कि उसकी लाश रखी रहती है और सब लोग फूल चढ़ा रहे होते हैं। और तभी टोक्यो कोना से पूछता है कि जो आसुरा था वो भी ऐसे ही मरा था क्या, तो वो बताता है हाँ। और फिर हमें डायरेक्टर दिखाई जाती है जहाँ पे कि जो डायरेक्टर होती है वो रो रही होती है और बोल रही होती है कि ये हमारा दूसरा स्टूडेंट है जो कि मर चुका है। वहीं पे एक आदमी होता है जो कि बोलता है कि जो असुर है उसने सुसाइड कर लिया था। तभी डायरेक्टर बताती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग ने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का प्रेशर दे दिया, ऊपर से उसका जो माइंड था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और उसकी बॉडी होल्ड नहीं कर पाई, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। और फिर वो लोग तारो का बॉडी दफना के जा रहे होते हैं और वहीं पर डॉक्टर बात कर रहे होते हैं कि अगर तारो का जो बॉडी है वो ऐसी डिजीज़ से हुआ है जो कि उसके अंदर ही था, अगर ये बीमारी फैल गया तो क्या बाकी बच्चे भी मर सकते हैं क्या। तो वहीं पे जो डायरेक्टर होती है वो बोलते हैं कि इसका जो जल्दी से जल्दी क्योर निकालो, बाकी बच्चों को नहीं मरते हुए देखना है। और फिर तभी हमें टोक्यो दिखाया है जो कि सोच रहा होता है कि क्या वो भी बीमार है क्योंकि वो उल्टी कर रहा होता है। और फिर हमें यहाँ पे अपना मारू दिखाया था जहाँ पे कि वो मैप देख रहा होता है और अपनी जो किरुको होती है वो बता रही होती है ये देखो ये मैप मैं वो बुक्स बेच के लाई हूँ। और अपना मारू उस मैप में देखता है कि उस मैप में लिखा रहता है वाटर लेवल 100%, वाटर लेवल 50%। और वो लोग सोचते हैं कि क्या ये हेवन हो सकता है जहाँ पे कि वाटर लेवल 100% है। और वहीं पे तभी एक आदमी दरवाज़ा खटखटाता है और वो बोलता है प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे साथ शिप पे था और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन चाहिए, मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे कि मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन चाहिए होगी। और वो है इमॉर्टल ऑर्डर। इमॉर्टल ऑर्डर ऐसी जगह है जहाँ पे कि एक डॉक्टर है जो कि सबको इमॉर्टल बना सकता है, बस उसको मैनीटर का एक पार्ट चाहिए होगा जो कि वो तुम्हारी बॉडी में जोड़ देगा और तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे और इमॉर्टल बन जाओगे। और फिर वो अपना मैनीटर का पार्ट देखता है जो कि पूरा सड़गल गया होता है और वो बोलता है कि अरे ये तो खराब हो गया, अब मैं क्या करूँ। और जब वो उस डॉक्टर के बारे में बता रहा होता है तभी अपनी जो किरुको होती है वो बताती है कि क्या ये वो है। वो बोलता है कि मैंने उसका कभी चेहरा नहीं देखा तो मैं तुम्हें उसका असली एग्जैक्ट चेहरा बता नहीं सकता। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो मारू और किरुको होते हैं वो लोग 100% सेफ वाटर के पास जाने लगते हैं और वो लोग रास्ते में होते हैं। दोस्तों यहाँ से मैं एपिसोड नंबर 6 स्टार्ट करने वाला हूँ। तो एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वो लोग एक लड़की से डायरेक्शन पूछ रहे होते हैं कि 100% वाटर सेफ वाटर किस तरफ है और वो बताती है कि उस तरफ जा सकते हो तुम, वहाँ पे तुम्हारा सेफ वाटर होगा। और वहीं पे वो अपने होटल के बारे में बताते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा है और तुम वहाँ पे रेस्ट कर सकते हो। मगर वो बोलते हैं कि नहीं हमें रेस्ट नहीं करना, मगर तुम हमारा बैग रख सकती हो, क्योंकि जो किरुको होती है उसको उसके ऊपर दया आ जाती है और वो पैसे दे देती है उसको और अपना बैग रखने के लिए बोल देती है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया था वो लोग उस टनल के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पे कि सेफ वाटर होता है और वो लोग अंदर जाते हैं और अंदर जाके वो देखते हैं कि उधर पानी भरा होता है और जो किरुको होती है वो बताती है कि इसके अंदर जाना मत क्योंकि इसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं। तभी जो अपना जो किरुको होते हैं वो इधर उधर टॉर्च जला रही होती है और अपना मारू अचानक देखते हैं वहाँ पे एक इंसान होता है जिसको चोट लगा हुआ रहता है और वो बिना सोचे समझे उस इंसान के पास चला जाता है और अपनी मारू बोल रही होती है उसमें बैक्टीरिया, तभी वो निकल जाता है और वो दोनों वहाँ पे जाते हैं। और वो जो आदमी होता है वो हल्का सा उसमें जान होता है और वो बोलता है कि ये सब एक मॉन्स्टर ने हमारे साथ किया और वो बोलता है कि प्लीज़ मेरे दोस्त को बचा लो, वो उधर है। और फिर वो लोग देखते हैं उसका जो दोस्त होता है वो मर चुका होता है और तभी वो अचानक वहाँ पे एक जो मॉन्स्टर होता है वो आ जाता है और उनके ऊपर चिल्लाने लगता है, मतलब रोड करने लगता है और फिर वो लोग वहाँ से उस टनल से निकल के भाग जाते हैं और वहीं पर जो मॉन्स्टर होता है उनका पीछा करने लगता है। और तभी अपनी जो किरुको होती है वो सबसे आगे रहती है और मारू पीछे रहता है और वो मौका देख के एक पिलर पे अपना किरुबीम स्टार्ट करती है, मगर जो किरुबीम हल्का सा इफेक्ट करता है मगर पूरा नहीं गिरा पाता और तभी वो एक और बार चलाती है और तभी जो वो पिलर होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर गिर जाता है और हमें दिखाया था वो जो मॉन्स्टर होता है वही नीचे साइड में पड़ा हुआ रहता है। और फिर अपना जो मारू होता है वो जाके मारू टच अपना इस्तेमाल करने की कोशिश करता है मगर वो मारू टच इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि वो जो मॉन्स्टर होता है वो एक्चुअल में एक एनिमल होता है, मॉन्स्टर के ऊपर सिर्फ मारू टच इस्तेमाल होता है। और तभी वो जो भालू होता है वो उठ जाता है और उनका पीछा करने लगता है और तभी अपने जो मारू और किरुको होते हैं वो लोग ऊंचाई जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे कि वो भालू नहीं आ सकता। और फिर वो लोग बात करने लगते हैं कि वो एक मॉन्स्टर नहीं एक भालू है जिसकी वजह से उनका मारू टच काम नहीं हुआ और वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे का गाल खींचने लगते हैं और वहीं पे वो लोग अपना जूता सुखा रहते हैं और तभी वो लोग देखते हैं कि जो भालू होता है वो वहाँ पे नहीं होता है और वो लोग अपना जूता पहन के सोचते हैं कि वहाँ से निकल जाएंगे और तभी अपनी जो किरुको होती है वो अपना गन साफ कर रही थी और तभी उसके हाथ से बैटरी गिर जाता है और वो बताता है कि मेरे पास एक खुशखबरी और एक दुख खबरी है। और वो बताती है कि मेरा जो बैटरी है वो गिर चुका है और वो बोलते हैं वो किधर है और वो बताती है एक दुख खबरी ये है कि वो जो बैटरी है वो उधर नीचे गिरा हुआ है। और फिर तभी वो बोलते हैं कि उधर तुमने कैसे गिरा दिया और तभी जो किरुको होती है वो बताती है अगर तुम वो बैटरी ले आए तो बहुत अच्छा होगा। वो बोलता है नहीं मैं उधर नहीं जाऊँगा, उधर भालू है। और तभी जो किरुको होती है वो बोलती है अगर तुम वहाँ से बैटरी ले आओगे तो मैं तुम्हें अपने बूब्स, और तभी अपना जो मारू होता है वो वहाँ नीचे कूद जाता है और फिर वो जो भालू होता है वो उसके पीछे पड़ जाता है और तभी अपना जो मारू होता है वो जल्दी से सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ जाता है और वो जो भालू होता है वो सीढ़ी हिला रहा होता है मगर अपना जो मारू होता है वो ऊपर चढ़ जाता है और फिर उसको बोलता है कि ये लो बैटरी। और फिर तभी किरुको बताती है कि मेरे पास एक नया प्लान है जिसकी मदद से हम लोग भालू को मार सकते हैं और वो बोलते हैं कि तुम नीचे जाओगे और भालू को मारोगे और उसकी वजह से जो भालू होगा वो मर जाएगा, तो मैं उसके ऊपर कूद जाऊंगी एक कुशन की तरह
था, क्योंकि मैं ऊपर आ तो गई मगर मेरे को नीचे जाना नहीं आता, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बंदर नहीं, और जैसे उछल के ऊपर नीचे करती रहूंगी। फिर मारू बताता है कि मैं तुम्हारे जैसा गन नहीं चला सकता, तुम काफ़ी अच्छा गन चलाती हो और मैं तुम्हारी जगह नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मेरे से गन चलेगा ही नहीं। और वो बोलते हैं हाँ ऐसा है क्या, वो बोलता है हाँ। और फिर वो उसको नया प्लान बताती है और वो बोलती है कि सबसे पहले तुम अपने नीचे उतरोगे और उसके बाद मैं नीचे उतरूंगी। और तभी हमें दिखाया था जब नीचे उतर रहे थे तो अपनी जो किरुको होती है वो गिरने वाली होती है और अपना मारू उसको बचा लेता है। और तभी वहाँ पे वो भालू आ जाता है और अपना जो मारू होता है वो दूर फेंका जाता है और वहीं पे जो किरुको होती है उसके ऊपर जो भालू आ जाता है। और तभी वो उसके ऊपर किरुक बीम इस्तेमाल करने वाले थे और उससे पहले वो सोच रही होती है कि अगर ये किरुक बीम स्टार्ट नहीं हो तो क्या होगा। तो वो बोलती है कि तुम वहाँ से भाग जाना, और मारू बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। और वहीं पे हमें दिखाया जो मारू होती है वो किरुक बीम स्टार्ट कर देती है और वो जो भालू होता है वो वहीं पे मर जाता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया था वो आदमी जो होता है जिसको वो लोग बचा के लाए होते हैं, वो उसके बारे में कुछ लोग बता कर रहे होते हैं कि कौन इसको बचा के लेके आया। तो वो जो लड़की होती है जो कि उसका बैग वैग रखी रहती है वो बोलती है कि कुछ लोग थे जो कि बचा के चले गए और बोले कि हमारा नाम नहीं बताना। और वो लोग ऐसे कौन थे जिन्होंने अकेले भालू को अपने खुद से मार दिया। और फिर हमें यहाँ मारू दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग बात कर रहे थे, जो मैप होता है वो एकदम फेक होता है और कुछ चीज़ें वहाँ पे रियल होती हैं, मगर जो 100% सेफ वाटर होता है वो सब फेक है, जो कि वहाँ खुद से लिखा हुआ रहता है। और तभी वो बोलते हैं अच्छा ठीक है अब बहुत ज़्यादा देर होगी, तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए। और तभी जो मारू होता है वो बताता है कि तुम कुछ भूल तो नहीं रही हो, और वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपना जान खतरे में डाला, तो अब टाइम है कि तुम अपने बूब्स मुझे टच करने दो। और वहीं पे जो किरुको होती है वो बोलते हैं कि देखो मैं एक लड़का हूँ, लड़की नहीं। और तभी अपना मारू बोलते मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने जल्दी से जैकेट उतारो। और वो बोलती है नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। और तभी वो मारू उसके ऊपर चढ़ जाता है और वहीं पे जब वो जैकेट खोल जाता है तभी अचानक से जो किरुको होती है वो एक लड़की वाला आवाज़ निकालती है और दोनों मतलब ब्लश करने लगते हैं कि तुमने अभी लड़की वाला आवाज़ निकाला जबकि तुम अभी बोल रहे थे कि तुम एक लड़के हो। और तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है और वो बोलती है यहाँ पे ये सब करना मना है। और फिर जो वहाँ पे मारू को लेकर चली जाती है और जो नेक्स्ट रूम में दिखाया जाता है कि वो जो मारू होता है उसके ऊपर वो लड़की चढ़ जाती है और बोलती है जो तुम उधर करने वाले थे वो तुम मेरे साथ करो। और तभी वो अपना कपड़ा वपड़ा उतारने लगती है और पूरी नेकेड हो जाती है और वहीं पे मारू का हाथ पकड़ती है और अपने बूब्स के ऊपर रख देती है। और जैसे ही वो उसको टच करता है तो उसका जो मारू टच होता है वो एक्टिव हो जाता है और वो जाता है उसका हाथ जो होता है उस चीज़ के ऊपर पकड़ने वाला होता है, तभी वो अपना हाथ हटा लेता है और वो बोलता है कि सिस्टर जल्दी यहाँ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मैं इसको पकड़ लिया है। और जैसे ही उसकी सिस्टर आती है वो बोलती है क्या हुआ, और तभी वो बोलता है कि मैंने इसके अंदर पकड़ लिया है। और वो देखती है कि वो जो लड़की होती है वो उसके नीचे लेटी हुई रहती है और उसका जो बैक साइड होता है वो उसके पास होता है और वो उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो और तभी जो उसकी सिस्टर होती है वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर अपना जो मारू होता है वो रिग्रेट करने लगता है कि भाई ये सब क्या हो गया, वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता जो अभी उसके साथ हुआ है। और फिर तभी हमें फैसिलिटी का सीन दिखाया था जहाँ पे कि जो टोक्यो होता है वो अपना चेकअप करा रहा होता है और उससे मशीन से पूछा होता है क्या उसको कोई बीमारी तो नहीं है। तभी वो मशीन बताती है कि नहीं नहीं तुम एकदम ठीक हो, बस तुम बहुत ज़्यादा थक गए थे, उसकी वजह से तुम्हें इलनेस फील हो रहा होगा। और फिर तभी जो टोक्यो होता है वो देखता है कि उसके बेड के सामने ही किसी का पैर होता है जो पर्दे के पीछे होता है और वो जब पर्दा हटाता है तो वो देखते हैं वो पैर गायब हो चुका होता है। तभी जो वो इंसान होता है वो उसके बेड के सामने होता है और वो हवा में होता है और तभी वो पूछता है असुरा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो बोलता है तुम किस चीज़ में अच्छे हो। तो वो टोक्यो बोलता है तुम्हारा मतलब, और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर अचानक से टोक्यो देखते हैं कि उसका जो पैर होता है उसका सारा स्किन गायब हो चुका होता है और अंदर का मसल्स दिख रहा होता है और उसको अजीब ही बीमारी हुई रहती है। और फिर वो अचानक से वापस जग जाता है और फिर वो अपने पैर देखता है जो कि एकदम ठीक रहते हैं। और फिर वहाँ पर डॉक्टर आता है, उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, और वो बताता है हाँ मैं अभी ठीक फील कर रहा हूँ। और फिर तभी हमें यहाँ मारू का सीन दिखाया था जहाँ पे वो लोग माफ़ी मांग रहे थे उस लड़की से और बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं चलता है क्योंकि मैं चाहती थी कि ये सब मेरे साथ हो। और फिर तभी अगले सीन में हमें दिखाया था कि जो मारू होता है उसके बारे में बताना कि कैसे वो अपना मारू टच करके उसको मारने वाला होता है और वो बोलता है कि ऐसा है क्या। और फिर तभी सुबह का सीन दिखाया था जहाँ पे कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और मारू पूछता है तुम्हें क्या हो गया। तो वो बताती है कि जो हमारा लीडर था वो मर चुका है, जिसको तुम सेव करके लाए थे, मुझे पता है कि तुम सेव करके लाए थे मगर वो मर चुका है अब। और फिर वो लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम अपना ध्यान रखना और किंग ऑफ होटल बन के दिखाना। और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर हमें फैसिलिटी का सीन दिखाया था जहाँ पे कि हमें दिखाया जो कैमरा होता है उसमें टोक्यो दिख रहा होता है, मगर वहाँ से जो टोक्यो होता है वो उठ के जाने लगता है, मगर फिर भी जो कैमरा में टोक्यो वहीं पे लेटा हुआ दिख रहा होता है। और फिर हमें कोना के रूम दिखाया था जहाँ पे कि वो कोना सो रहा होता है मगर एक्चुअल में वो टोक्यो के साथ बातें कर रहा होता है उधर। और फिर तभी हमें दिखाया था जो टोक्यो और कोना होता है दोनों एक दूसरे की किस करने लगते हैं। और फिर हमें यहाँ डॉक्टर दिखाया था जहाँ पे कि वो मैच कर रहा होता है कि उसके जो जूते होते हैं वो किसके हैं, जो कि उसको दीवार पे दिखे हुए रहते हैं और उसको पता चलता है कि ये जो जूते हैं वो टोक्यो के हैं। अपना जो मारू होता है वो कुछ लिख रहा होता है एक दरवाजे के ऊपर और वो पूछ रहा होता है कि मैनीटर की स्पेलिंग क्या होती है। और जो किरुको होती है वो बोलती है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि बाकी की स्पेलिंग जो है वो पूरी सही है तुम्हारी। और अपना मारू बताता है कि मैं बोल तो सही
लेता हूँ और पढ़ भी लेता हूँ, बट लिख क्यों नहीं पाता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है जो किरुको होती है वो उधर मैन ईटर का स्पेलिंग लिखने लगती है और वो लिख रही होती है और वो लोग बात भी कर रहे थे साथ ही साथ। और तभी अचानक जो किरुको होती है वो देखती है कि उसने गलत स्पेलिंग लिख दिया होता है और वो बोलती है कि मैंने मैन ईटर की जगह मैन ईट्स लिख दिया है। और तभी मारू बोलता है तुम देख तो ऐसे रही हो जैसे कि ये सारी मेरी गलती है। और तभी जो किरुको होती है वो बोलती है अच्छा ठीक है, अब मैं इसके दूसरी साइड पे लिख देती हूँ। और वहीं पे मारू बताता है कि तुम्हें हीरो को भी लिखना चाहिए साथ में। और जो किरुको होती है वो बोलते हैं ये तो सिर्फ तुम बुलाते हो और कोई भी जानता नहीं इसके बारे में। और तभी वो बोलते हैं कि मिकुरा भी बुलाती थी हीरो को, मैन ईटर को। और फिर अगले सीन में हमें वो बोर्ड दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा रहता है कि हम लोग मैन ईटर को मारेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 मिलियन येन में। और वहीं पे जो किरुको होती है वो बोलती है कि अभी तक कोई भी नहीं आया इमॉर्टल ऑर्डर से जो कि हमें यहाँ से ले जाए। और वो बात करते हैं क्या उनके जो इमॉर्टल ऑर्डर है क्या उनके ऊपर फ्लैग होगा या कुछ भी ऐसा सिंबल होगा जिससे हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाए कि हाँ वो लोग मैन ईटर के हैं। और फिर तभी अचानक वहाँ पे जो अपनी किरुको होती है वो जो मछली पकड़ रही होती है उसमें मछली फंस जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग मछली पका के खा रहे होते हैं और फिर वो लोग कुछ बातें करने लगते हैं कि फिश के बारे में। और फिर तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी उनके ऊपर नजर रख रहा होता है और वो बोल रहा था कि वो लोग काफ़ी देर से यहीं बैठे हुए हैं, क्या हमें बॉस को बताना चाहिए। तो दूसरा आदमी बताता है कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए और बॉस को बताना चाहिए कि हाँ कुछ लोग बाहर जाके बैठे हुए थे और उनके बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है वो एक रूम में जाता है और उधर जाके बोलता है कि बॉस बॉस उधर कोई 2 बच्चे बैठे हुए हैं और उनके बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है कि हम लोग तुम्हारे लिए मैनेटर को मार सकते हैं। और उसका जो बॉस होता है वो अपना हाथ निकालता है और वो कुछ सर्जरी कर रहा होता है और तभी वो बोलता है कि हाँ उन दोनों को ले आओ। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों को कोई लेने आता है और वो लोग उनके साथ चले जाते हैं। और जब वो लोग अंदर जा रहे होते हैं तो रास्ते में वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे कुछ बोर्ड्स पड़े रहते हैं जहाँ पे कि लिखा रहता है कि स्टॉप डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन ह्यूमंस। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक जगह पे बैठे हुए रहते हैं और कीरू को बोलती है कि हाँ हमको इमॉर्टल ऑर्डर के साथ बात करना है कि हम लोग सही जगह पे आए हैं। और तभी वहाँ पे एक लेडी होती है वो बोलती है किस टाइप का बिजनेस, और वो बोलती है कि क्या तुमने इस आदमी को देखा है क्या। और तभी उस लेडी के बगल में एक टकला वाला इंसान रहता है और वो बोलता है कि ये तो डॉक्टर उसामी नहीं है। और फिर तभी वो किरुको उनसे पूछती है क्या तुम लोग इमॉर्टल ऑर्डर से हो, तो वो लोग बताते हैं नहीं नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे कि वो लोग पहले कैंपिंग कर रहे होते हैं और वहीं पे वो लोग आते हैं और बोलते हैं वो लोग शायद चले गए। और फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे कि किरुको होती है वहाँ पे वो लोग बताते हैं कि हमारा जो ग्रुप है वो इमॉर्टल ऑर्डर से थोड़ा अपोजिट है। और जो लेडी होती है वो बोलती है कि और मैं इस ग्रुप की लीडर हूँ। और फिर उसके बगल वाला आदमी बताता है कि हम लोग ने तुम्हारा बोर्ड देखा और हमने डिसाइड किया कि तुम्हें यहाँ पे लाए। वहीं पे जो किरुको होती है वो बताती है कि हमें इमॉर्टल ऑर्डर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। और वहीं पे जो वो लेडी होती है वो बोलती है कि जो इमॉर्टल ऑर्डर है वो एक हॉस्पिटल है और वो बोलती है कि ये एक हॉस्पिटल जैसा दिखता तो है मगर जरा इधर तो देखो। और फिर हमें दिखाया था वो जो लेडी होती है उसका एक पैर कटा हुआ रहता है और उसकी जगह पे एक लोहा लगाया हुआ रहता है। मेरे पैर में इंजरी हो गया था और उसके लिए मैं वहाँ उधर इमॉर्टल ऑर्डर गई वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए और वहीं पे वो लोग ने मेरा पैर काट दिया और ये मेटल उसके जगह पे लगा दिया। ये उनका कोई एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे कि बहुत सारे लोग आते हैं और उनका क्योर करते हुए उनको मेटेलिक थिंग में रिप्लेस कर देते हैं और यही एक इमॉर्टल ऑर्डर है। और तभी मारू उससे पूछता है कि जो उनके फॉलोअर्स है उनकी तरफ से कंप्लेन नहीं आता कि उनका जो ट्रीटमेंट वो अच्छे से नहीं किया गया। और तभी वहाँ पे जो टकला आदमी होता है वो बताता है कि कोलैप्स के पहले जो बॉडी पार्ट्स हैं वो मशीन्स के द्वारा रिप्लेस किए जाते थे और इसी से उनको एक आइडिया आया कि जो ब्रेन का मेमोरी डाटा है उसको एक रोबोट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कोलैप्स के पहले उनके लिए ये सब पॉसिबल नहीं था मगर अब ये ऐसी वर्ल्ड बन गई जहाँ पे कि कोई भी रूल्स नहीं है बट अब ये लोग ये सब कर सकते हैं। और तभी जो अपने किरुको होती है वो बोलती है अब पॉसिबिलिटी है कि वो लोग अपना जो रिसर्च है उसको आगे ले जा सकते हैं। और तभी वो लेडी बताती है कि तुम लोग ये सोच रहे हो कि मैं उनके बारे में ऐसा बुरा भला क्यों कह रही हूँ। तो वो बताती है कि मैंने उसको देखा था और वो बोलती है जब मेरा पैर का ट्रीटमेंट हुआ तब की बात है ये, मैं एक कमरे में गई थी और वहाँ मैं एक कर्टन के पीछे थी और उधर मैंने देखा कि जो पूरा बॉडी है उसको चॉप किया गया है पूरे पीसेस में और उस स्टेट में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो कि जिंदा रह सके बट एक ह्यूमन को जिंदा रखा गया था इम्पॉसिबल नंबर ऑफ मशीन्स के द्वारा। और जब उसने मेरी प्रेजेंस को सेंस कर लिया तब वो मुझसे बात करता है और बोलता है कि प्लीज मुझे मरने दो। और तभी वो लोग वहाँ पे बताते हैं कि इसीलिए हम लोग ने इसका सोल्यूशन निकालने के लिए एक ग्रुप बनाया जो कि उनके अगेंस्ट लड़ते हैं। और तभी जो किरुको होती है वो बताती है कि मैंने सुना था कि जो इमॉर्टल ऑर्डर के लोग होते हैं वो लोग ह्यूमंस बॉडी को रिप्लेस कर देते हैं मैन ईटर के बॉडी के द्वारा और वो लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और इमॉर्टल बन जाते हैं। और तभी जो वो लेडी होती है वो बोलती है कि ये इसके बारे में तुम लोग ने सुना है। तो वो बताते
बताती है कि हमें तुमसे इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है। और वो बताते हैं कि हमने सुना है कि वो लोग अपने बेसमेंट में ऐसे मैन ईटर्स रखते हैं बांध कर। और फिर तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो मारू और किरुको होते हैं वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि हमें ये सब करना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि वो लोग हमें पे कर रहे हैं तो हमें ये करना ही पड़ेगा, मैन ईटर को हमको मारना ही पड़ेगा। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जो वो लेडी होती है वो अपने लोगों को नारे दे रही होती है कि हम लोग को मशीन्स का जो यूज़ है वो कम करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा, ताकि हम लोग अपना जो पहले वाला जो लाइफ है उसको वापस ला सके। और वहीं पे दिखाया जाता है जो किरुको और मारू होते हैं वो लोग खाना खा रहे थे और टेबल पे जापानीज पैसे रखे हुए रहते हैं। और वो जो टकला वाला आदमी होता है वो बता रहा होता है कि उन ध्यान से रहना, क्योंकि वो जब तुम बिल्डिंग में जाओगे तो वो लोग क्या पता जो उनका मॉन्स्टर है वो रिलीज करते हैं और वो लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। और मारू बताती है कि हमको उनको मारने के लिए पैसे मिल रहे हैं तो हम लोग उनको जरूर मारेंगे। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और जो टकला वाला आदमी होता है वो बता रहा होता है कि हमारा जो प्लान होगा वो है कि बहुत सारे लोग उनके बिल्डिंग के सामने प्रोटेस्ट कर रहे होंगे और तुमको एक बॉडीगार्ड जो है वो बेसमेंट में घुसा देगा जो कि हमारा ही आदमी है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है जो अपनी किरुको और मारू होते हैं वो बेसमेंट के अंदर जाके उधर जाके एक गेट के सामने खड़े हो जाते हैं और फिर उल्टा घूम के अचानक से वो लोग गेट खोलते हैं और अपनी बंदूक रेडी रखते हैं ताकि कोई भी आए तो उसको मार सके। और वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं वहाँ देखते हैं कि वो सब कुछ एकदम क्लीन रहता है, कोई भी मॉन्स्टर का एविडेंस नहीं रहता है। और फिर वो लोग थोड़ा अंदर जाते हैं और तभी जो मारू होता है वो बताता है कि देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है पूरा प्लान किया गया हमको फंसाने का, जैसे कि हमको उधर जो सेफ वाटर है उधर फंसाया गया था जहाँ पे कि हमें बताया गया था यहाँ पे सेफ वाटर होगा और वो लोग हमको ट्रैप करने वाले थे मगर वो लोग कर नहीं पाए और हमें यहाँ पे जो है दोबारा वो लोग ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर तभी जो किरुको होती है वो सोचती है हाँ तुम तो सही कह रहे हो बट वो लोग हमको ट्रैप क्यों करेंगे। और वही मारू बताता है कि ताकि वो लोग हम पे एक्सपेरिमेंट कर सके। और वहीं पे जो किरुको होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है ये बात सुनकर। और फिर तभी जो किरुको होती है वो अपना नाक बंद कर लेती है और सोचती है कि अगर क्या पता यहाँ पे स्लीपिंग गैस दे दिया हो और जिसकी मदद से वो लोग हम लोग सो जाएंगे और वो लोग फिर हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो किरुको होती है वो कुछ गाड़ी के ऊपर देखती है जो कि चिपका हुआ रहता है और फिर वो लोग वहाँ पे जाते हैं और अपना जो मारू होता है वो उसको छूता है और वो वहीं पे फट जाता है। और वो लोग बताते हैं कि ये जो है ये एक्चुअल में एक मैन ईटर था। और तभी जो किरुको होती है वो बोलती है कि थैंक गॉड यहाँ पे एक मैन ईटर था। और फिर वहीं पे जो अपना मारू होता है वो उसके पीछे देखते हैं कि वहाँ पे भी एक और छोटा सा मैन ईटर होता है जो कि ज़मीन पे होता है। और फिर वो लोग वहाँ जाते हैं और उसको भी मार देते हैं। और फिर वो लोग घूम रहे होते हैं उधर और बाकी सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और तभी उनको एक जगह मिलता है जहाँ पे कि एक बहुत बड़ा मैन ईटर होता है मगर वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहता और वो एकदम फ्रोजन रहता है। और तभी जो किरुको होती है वो बताती है ये वाला जो मैन ईटर है ये मरने वाला है इसलिए यहाँ पे हिल नहीं रहा है क्योंकि उसको अपना एनर्जी सेव करना है ताकि ये बाकी जो अपनी लाइफ है वो मतलब बचे रहे, जिंदा रहे। ये लोग ऐसा करते हैं जैसे कि ये लोग मर चुके हैं मगर ये लोग एक्चुअल में जिंदा रहते हैं और अपने लाइफ को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं ऐसे करके। और फिर तभी जो अपनी किरुको होती है वो उस मैन ईटर के थोड़ा पास जाती है और तभी अचानक से उसका जो चेहरा होता है वो ग्लो करने लगता है और फिर वो इधर उधर देखती है जहाँ पे कि उस मैन ईटर का कोई बेबी टाइप होता है और वो दीवार की पिलर के ऊपर होता है और वो अपनी जो किरुको होती है उसके ऊपर अपने किरुको भी यूज़ करती है और वो जो किरुको होता है उसके ऊपर यूज़ नहीं मतलब मारती है मगर वो बच जाता है। और फिर वो उस मैन ईटर को ढूंढने लगती है कि वो उधर किधर चला गया। और तभी वो देखती है वो ज़मीन से निकल रहा होता है और उसके पैर के ऊपर अटैक करने होता है तभी वो बच जाती है। और फिर तभी वहाँ पे धीरे धीरे करके बहुत सारे वहाँ मैन ईटर आ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। और वहीं पे जो अपनी किरुको होती है वो देखती है कि जो अपना मारू होता है वो बेहोश पड़ा हुआ रहता है और सारे मैन ईटर उसके ऊपर उसको पकड़ रहे होते हैं और अपना जो किरुको होती है उसको भी बहुत लोगों ने पकड़ रखा होता है मतलब मैन ईटर लोगों ने। और फिर किरुको जो होती है वो अपना किरुबिम इस्तेमाल करती है मगर वो जो मैन ईटर होता है उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता, वो फिर से इस्तेमाल करती है। उसको लगा कि ये इसने डॉज कर लिया मगर उसके ऊपर फिर भी असर नहीं होता है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है वो जो मैन ईटर होता है वो किरुको का हाथ खा लेता है और फिर वहाँ पे जितने भी मैन ईटर होते हैं सब लोग अपना मुंह खोल के बार बार अपना मुंह बंद कर रहे होते हैं। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है एक मैन ईटर किरुको का जो टो होता है वो खा लेता है जूते के साथ और वो वहीं जमीन पे पड़ी हुई रहती है और वहाँ पे और ज्यादा मैन ईटर आने लगते हैं धीरे धीरे। और फिर तभी जो अपनी किरुको होती है वो बेहोश हो जाती है और फिर अचानक जब जगती है तो वो देखती है कि
उसको जो है मारू किस कर रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। और फिर तभी मारू उससे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ था, तुम फालतू में क्यूबीम इस्तेमाल क्यों कर रही थी। और फिर वहीं पे वो बताती है कि मुझे इल्यूजन दिखने लगा था, जहाँ पे कि मुझे दिख रहा था कि बहुत सारे मैनेटर उसके ऊपर अटैक कर चुके हैं और तुम भी बेहोश हो चुके थे और तुम कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और फिर तभी मारू बोलता है कि थैंक गॉड तुम रियलिटी में वापस आ गई, और रुको मैं उस मैनेटर को जल्दी से मार के आता हूँ। और फिर वो उस मैनेटर के पास जाता है और उसको छूता है और वो जो पूरा मैनेटर होता है वो ब्लास्ट हो जाता है और उसके शरीर से खून निकलने लगता है। और फिर तभी वहाँ पे जो किरुको मारू होता है वो उस मैनेटर को मार के उसके पास आता है और उसको किस करने वाला होता है, तभी अपनी जो किरुको होती है वो उसको एक थप्पड़ मार देती है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक आदमी रहता है जिसके आंख में पट्टी बंधा हुआ रहता है, और वो आता है और वो मैनेटर को देखते हैं जो कि मर चुका होता है, और वो बोलता है ये तुमने मारा, और फिर वो वहाँ पे हंसने लगता है। और फिर तभी वो उनसे रिक्वेस्ट करता है क्या तुम लोग मेरे लिए किसी को मार सकते हो, मुझे किसी की हेल्प करनी है। और तभी किरुको बताती है कि हाँ हम लोग मार तो सकते हैं, मगर क्या तुम बता सकते हो कि तुम इमॉर्टल ऑर्डर से हो। और वो बताता है कि मुझे ऐसा तो कुछ मालूम नहीं, मगर मैंने कभी इसके बारे में सुना था। और वो बोलते अच्छा ठीक है। और तभी किरुको उसको बोलती है क्या तुम्हें डॉक्टर उसामी के बारे में मालूम है, तो वो बोलता है डॉक्टर उसामी मैं ही हूँ। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।